Good morning, class. So, on the last turn, we have finished this effect of pressure on boiling point, and now our next and last heading is this one, latent heat. वो हमारा लास्ट हेडिंग है लेटेंट हीट, और इसको फिनिश करने के बाद में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं लेटेंट हीट पर बेस्ड और स्पेसिफिक हीट पर बेस्ड कंबाइंड न्यूमेरिकल्स हैं, और उन न्यूमेरिकल्स के बाद में हमारा जो चैप्टर है दैट विल बी फिनिश्ड. ओके, सो वी विल स्टार्ट टुडे फ्रॉम लेटेंट हीट. लेटेंट हीट, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक हीट के बारे में, कि जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होता है किसी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए या उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, दो तरह से जो हीट है वो यूज़ होती है. सो सपोज दैट इन अ कंटेनर, इन अ वेसल, इफ़ एनी सब्सटेंस इज़ देयर, एनी लिक्विड इज़ देयर, उसको बॉयल किया जा रहा है हीट प्रोवाइड करके. तो ये जो हीट प्रोवाइड हो रही है इस लिक्विड को, तो ये हीट दो तरह से यूज़ हो सकती है. एक तो ये कि अगर इसके अंदर हमने थर्मोमीटर डाल रखा है, तो सपोज़ दैट ये वाटर है, इसको हमें बॉयल करना है 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है. तो हीट जब स्टार्टिंग में प्रोवाइड की जाती है और टेम्परेचर 100 से कम है, तो हीट का काम होता है टेम्परेचर को बढ़ाना. तो हीट जितनी भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट हीट इज़ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड. ओके, तो पिछली बार जो हमने स्पेसिफिक हीट पढ़ा था उसमें हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि प्रोवाइडेड हीट या हीट गिवन टू द सब्सटेंस, ये जो है आपकी हीट Q इज़ इक्वल टू, इसका फॉर्मूला था mc∆T. तो इसका मतलब Q जो हीट प्रोवाइडेड है वो डिपेंड करती है कि मास कितना है सब्सटेंस का, और दूसरी बात उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ हो रहा है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, इसलिए हमने जब इसको रिमूव करके कांस्टेंट लगाया था, दैट कांस्टेंट इज़ C. वही कहलाती स्पेसिफिक हीट. यानी कि हीट और स्पेसिफिक हीट में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या होता है, इसके लिए अगर हम फार्मूला लिखें स्पेसिफिक हीट का, तो Q/m∆T, यानी कि हीट प्रोवाइडेड या हीट गिवन टू द सब्सटेंस पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर. तो टेम्परेचर डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है और जो मास है उस पर डिपेंड करती है स्पेसिफिक हीट. ओके, तो स्पेसिफिक हीट के लिए, स्पेसिफिक हीट इन द सेंस कि जो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती है, ठीक है. वैसे स्पेसिफिक और लेटेंट दोनों एक अलग तरह की हीट हैं. वो जो बर्नर से प्रोवाइड की जा रही है उस हीट में अगर हम मास का टर्म ऐड कर देते हैं तो वो हमारा स्पेसिफिक और लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अब हमने जो उसमें थर्मोमीटर डाला है कंटेनर में, तो कंटेनर में जो थर्मोमीटर है, जब वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे है उसका टेम्परेचर, तो जो हीट प्रोवाइडेड है वो क्या काम करेगी, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कराने का. तो ये वाली जो हीट है जो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करा रही है, दैट इज़ नोन एज स्पेसिफिक हीट. ठीक है, एक ही एग्जाम्पल में हम दोनों तरह की हीट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो जो टेम्परेचर को बढ़ाती है गिवन मास के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने का काम कर रही है, दैट इज़ स्पेसिफिक हीट. और वही जो मैंने अब आपको लास्ट टाइम बताया था कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद में टेम्परेचर इंक्रीज़ होना बंद हो जाता है. आपका जो थर्मोमीटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं बढ़ रहा है. तो इसका मतलब है टेम्परेचर अगर इससे आगे नहीं बढ़ रहा है, तो जो हीट है वो क्या काम कर रही है, तो वो हीट चेंज ऑफ स्टेट का काम करती है. लिक्विड वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है. तो जो चेंज ऑफ स्टेट वाली हीट है, अब हमने उसको एक अदर नेम दे दिया है, एक डिफरेंट नेम दे दिया है, दैट इज़ लेटेंट हीट. और लेटेंट वर्ड का मीनिंग ही होता है हिडन, हिडन अमाउंट ऑफ हीट. ऐसी हीट जो दिखाई नहीं दे रही है कि कहाँ पर यूज़ हो रही है. तो चेंज ऑफ स्टेट में इसका यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये जो टेम्परेचर के जो डिवीज़न्स बने हैं उनमें कोई चेंज नहीं कर रही, विजिबल नहीं हो रहा है उसमें कोई भी चेंज होता हो, बस स्टेट ऑफ चेंज, जो चेंज ऑफ स्टेट है वो दिखाई दे रहा है. ओके, सो यहाँ पर अब क्लियर है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको दोनों में यही डिफरेंस पहचानना है कि अगर स्पेसिफिक हीट दे रखी है तो वो कौन सी हीट है और लेटेंट हीट कौन सी हीट है. तो स्पेसिफिक का मतलब जहाँ पर भी टेम्परेचर में चेंज की बात आती है वहाँ आप स्पेसिफिक हीट बोलेंगे, और जहाँ स्टेट में चेंज की बात आती है वहाँ पर आप लेटेंट हीट बोलेंगे. अब नाउ सेकेंड थिंग है कि इसका जो लेटेंट हीट है उसका फॉर्मूला क्या होता है. तो लेटेंट हीट के लिए फिर से हमने इसी रिलेशन से स्टार्ट किया. ये जो Q है हमारा, ये है प्रोवाइडेड अमाउंट ऑफ हीट जो सब्सटेंस को दिया जा रहा है, Q.
तो क्यू दो बातों पर, क्यू डिपेंड करता है मास पर, इट डिपेंड्स ओनली ऑन मास, यहाँ टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है। तो अगर हम इस तरह से लिखते हैं क्यू डिपेंड्स ऑन मास, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है दैट इज़ एल। तो ये जो एल है यहाँ पर, ये एल कांस्टेंट कहा जाता है लेटेंट हीट, ठीक है। तो अगर हम एल की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करें तो क्यू अपॉन एम, और इसी तरह से इसकी यूनिट हो जाती है जूल पर केजी, ऐसा यूनिट जूल पर केजी। और अगर सीजीएस यूनिट कहा जाए तो कैलोरी पर ग्राम। डेफिनेशन यहाँ लिखी है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास। तो अमाउंट ऑफ हीट से अगर कंपेयर करें, अगर आप मास को यहाँ से यूनिट बना देते हैं तो L इज इक्वल टू क्यू हो जाता है। तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एंड प्रेशर, और प्रेशर में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ द सब्सटेंस। तो ये डेफिनेशन है, टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, और जो अमाउंट है सब्सटेंस का उसको हम यूनिट लेना है, यूनिट मास है, और ये किसके इक्वल होगी, प्रोवाइडेड अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। फिर हमें इसका रिलेशन बनाना है। तो ये सेकेंड पैरा में यहाँ से लिखा गया है कि इफ़ m इज़ द मास ऑफ सब्सटेंस अंडर गोज अ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, then the amount of heat required for the process is Q is equal to ml, where L is the latent heat of the substance, its formula is this and its SI unit is this. अब जो फिनोमिना वाटर के केस में होता है, क्योंकि वाटर अदर सब्सटेंसेस की तरह वाटर की जो 3 स्टेट्स हैं उनमें जो म्यूचुअल चेंजेस होते हैं, तो सबसे पहले जो वाटर है वो सॉलिड स्टेट में है, यानी कि आइस की स्टेट में है। तो जब उसको आइस को ऑलरेडी आइस का जो टेम्परेचर होगा वो नेगेटिव होगा, और जो आइस है उसको हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट की, ठीक है। तो जैसे आइस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और फिर आएगा ज़ीरो, पहले ज़ीरो आएगा फिर पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो नेगेटिव से जैसे ये इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जाता है, तो पहले जब ये ज़ीरो पहुंचता है तो ज़ीरो पर क्या होता है कि दोनों स्टेट्स को एग्जिस्ट करती हैं, आइस क्यूब्स और लिक्विड वाटर। तो आपने मेल्टिंग पॉइंट पे डेफिनेशन लिखी थी कि ये दोनों स्टेट्स इस टेम्परेचर पर को एग्जिस्ट करती हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहती हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर होता है जिस पर दोनों स्टेट्स पाई जाती हैं। तो क्या हुआ होगा इस प्रोसेस की स्टार्टिंग में, यानी कि टेम्परेचर जब नेगेटिव था और आपने थर्मोमीटर लगाया था, तो टेम्परेचर नेगेटिव से 0 की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुआ होगा। सपोज दैट -5 है, देन -4, -3, -2, -1 और फिर 0। तो टेम्परेचर पहले तो आपको हीट प्रोवाइड करने से माइनस से 0 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया, तो इसका मतलब ये कौन सी हीट कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट, जो टेम्परेचर को चेंज कर रही है। और जब टेम्परेचर 0 पर आ जाता है तब आपने देखा कि 0 पर आने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। कब तक, तब तक जब तक कि सारे के सारे आइस क्यूब्स वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाते। जब सारे आइस क्यूब्स वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे तब टेम्परेचर 0 से आगे बढ़ना स्टार्ट होगा। तो हीट लगातार प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन टेम्परेचर 0 पर ही बना हुआ है, थोड़ी आइस है और थोड़ा लिक्विड वाटर है। तो इस कंडीशन में जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट का क्या हो रहा है, किस वे में यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर जो हीट है वो चेंज ऑफ स्टेट का काम करती है, यानी कि वो स्लोली जो आइस क्यूब्स हैं उनको वाटर में कन्वर्ट कर रही है। तो ये वाली जो हीट होती है, स्टेट के नाम से याद रखना है आपको, जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करती है, आइस से वाटर में कन्वर्ट कर रही है। और ये जो केस है ये आपको वाटर के केस में ही याद रखना है, क्योंकि यहाँ लेटेंट हीट की एक न्यूमरल वैल्यू भी गिवन है और वो वाटर के लिए ही गिवन है, बाकी अदर सब्सटेंसेस का न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं होता है। तो जो हीट वाटर के आइस क्यूब्स को, जो हीट आइस क्यूब्स को लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करती है वो हीट कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वर्ड याद रखिएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मेल्टिंग नहीं बोलेंगे इसको, फ्यूजन बोलेंगे, और वो आइस क्यूब्स को वाटर में कन्वर्ट करती है। और यहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। तो the amount of heat required to change the state of unit mass of a substance from solid to liquid at its melting point is called latent heat of fusion और latent heat of melting। लेकिन proper word fusion ही use करना है आपको।
इट इज़ डिनोटेड बाय LF, क्योंकि सिंबल में भी फ्यूजन के लिए F सिंबल दे रखा है, सफिक्स F यूज़ हुआ है, तो इट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, ये आइस के लिए जैसा मैंने आपको बताया, आइस के लिए दे रखी है, अगर आपको न्यूमेरिकल में यूज़ करना हो तो वैसे तो न्यूमेरिकल में वैल्यूज़ गिवन होती हैं, बट फिर भी अगर रीजनिंग में या मान लीजिए MCQ में आ जाता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज़ व्हाट, तो ये होती है 3.3 इंटू 10⁵ जूल पर kg। ठीक है, तो आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए इतनी हीट चाहिए है, इतना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, तब वो अगर उसको इतनी हीट मिलेगी 1 kg के लिए 3.3 इंटू 10⁵ जूल इतनी हीट मिलेगी, तभी वो जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होगी। ओके, और दूसरी जो हीट आती है वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब प्रोसेस आप समझ गए हैं कि अब की बार किसको किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड वाटर को वाटर वेपर्स में। तो किस पे करना है, कौन से टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो टेम्परेचर है कांस्टेंट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, और जो लिक्विड वाटर है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है स्लोली। तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है दैट इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, या फिर इसको लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन वेपराइजेशन की वजह से सिंबल आता है LV। ओके, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, ये भी वाटर के केस में आपको याद रखना है, यानी कि 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए 22.6 इंटू 10⁵ जूल, बहुत बड़ा अमाउंट है, इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। इसमें सिर्फ 3.3 इंटू 10⁵ था, यहाँ 22.6 इंटू 10⁵ जूल है। इतना अमाउंट ऑफ हीट उसको चाहिए है, तब वो जो लिक्विड वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। अच्छा, यहीं पर आ जाता है एक आपका रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपने एक क्वेश्चन सुना था 9th क्लास से कि जो स्टीम से बर्न होता है दैट इज़ मोर डेंजरस और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है इन कंपैरिजन टू द बर्न बाय बॉइल्ड वाटर। बॉइल्ड वाटर से जो बर्निंग होती है वो इतनी पेनफुल नहीं होती जो जितनी कि स्टीम की बर्निंग पेनफुल होती है। उसका रीज़न क्या होता है, तो आपको पता है स्टीम यानी कि ऑलरेडी वो किस स्टेट में है, वेपर स्टेट में। तो आपने पढ़ा कि वाटर को, लिक्विड वाटर को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए इतनी हीट चाहिए, और उल्टा प्रोसेस जब वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वेपर ऑलरेडी है वो, और किस में कन्वर्ट होना है उसको, वाटर वाली स्टेट में, लिक्विड में कन्वर्ट होना है, तो वो इतनी हीट को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। तो जैसे ही बॉडी जो है वो कांटेक्ट में आती है वेपर्स के, जब बॉडी कांटेक्ट में आती है स्टीम के, तो बॉडी स्टीम जो है वो बॉडी को कितनी हीट देगी, कितनी हीट रिलीज़ करेगी लिक्विड में, क्योंकि जैसे स्टीम के कांटेक्ट में आए तो बॉडी से टच होकर ट्रांसफ़र हो गया टेम्परेचर का, और कितनी हीट बॉडी को मिल गई क्योंकि कंडेंसेशन हो जाता है, यहाँ आते ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितनी हीट मिली बॉडी को, 22.6 इंटू 10⁵ जूल। तो इतनी हीट बॉडी को तुरंत मिल जाती है स्टीम से, तो इसीलिए जो स्टीम की बर्निंग होती है वो ज़्यादा पेनफुल होती है। ओके, क्योंकि वहाँ चेंज ऑफ स्टेट होता है, बॉइल्ड वाटर में कोई चेंज ऑफ स्टेट नहीं होता है, सिर्फ टेम्परेचर का ट्रांसफ़र होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है यहाँ पर। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 17, ये बुक से ही लिया है मैंने, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और इसमें लिखा है वेल 0.15 kg ऑफ आइस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 0.30 kg ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख रहे हैं कि आइस का कितना मास था, 0.15 kg। आइस का टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। किसके साथ मिक्स किया, 0.30 kg वाले वाटर के साथ में मिक्स किया, और उसका टेम्परेचर कितना था, 50 डिग्री सेल्सियस। एक कंटेनर में इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो आपको पता है रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट में वाटर ही बन जाएगा लास्ट में। तो द रिजल्टिंग टेम्परेचर, अब रिजल्ट में टेम्परेचर जो वाटर बना ना उसका कितना हो गया, 6.7 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, यानी कि जो वाटर था ना, जो आइस था ना 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0.15 kg आइस, तो उसको जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड थी, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, वो आपको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर जो वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट है वो यहाँ गिवन है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है, 4186 जूल पर kg पर केल्विन। तो आपको पता है हीट ऑफ फ्यूजन। अब आपको अगर थोड़ा सा आंसर याद है, इसलिए मैंने कहा वैल्यू पता होना चाहिए, तो आप मैच भी कर सकते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं सही है। तो कितना आंसर आना चाहिए था आपका, लगभग
3 या फिर जो वैल्यू दे रखी थी, एक बार आप वैल्यू देख लें तो 3.3 इंटू 10⁴, तो उसके आसपास आंसर आना चाहिए। यहाँ 3.34 है, नो प्रॉब्लम। आंसर अगर आपको पता है, वैल्यू पता है, तो आंसर आप उससे मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको करना है हीट लॉस्ट बाय 0.30 kg। देखिए, अब जो आइस है वो क्या करेगा, आइस हीट को गेन करेगा, और जो वाटर था वो हीट को लूज़ करेगा, ठीक है। तो वाटर हीट को लूज़ क्यों करेगा, क्योंकि वो जो फाइनल टेम्परेचर है वो 6.7 डिग्री सेल्सियस है। इनिशियल कितना था वाटर का, 50। तो हीट लूज़ कौन कर रहा है। अब आपको प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री तो याद होगा कि हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड, ये प्रिंसिपल होता है। इसी में आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हीट लॉस्ट किसने की है, वाटर ने। कितना था उसका मास, 0.30 kg, और टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर कितना था इसका, 50 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया, 6.7। तो आपको पता है कि जब टेम्परेचर 50 से 6.7 हुआ तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, Q इज़ इक्वल टू ml या Q इज़ इक्वल टू MC डेल्टा T। तो क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर Q इज़ इक्वल टू ml फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, क्योंकि सॉरी Q इज़ इक्वल टू MC डेल्टा T फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, क्योंकि चेंज किस में हो रहा है, टेम्परेचर में। और दूसरी एक और इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि वाटर वाटर ही रहा, चाहे वो 50 डिग्री सेल्सियस पर था, चाहे वो 6.7 पे है। तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, MC डेल्टा T। इसमें हमने सारी वैल्यूज़ लगा ली। हमारे पास हीट का जो हीट की वैल्यू आई वो इतनी है, ठीक है। दूसरा आप हीट गेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हीट गेन किसने की है, आइस ने। तो हीट गेन के फॉर्मूले में पता है आपको आइस की स्टेट भी चेंज हो गई है। तो आइस की स्टेट चेंज हो रही है, फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, ml। यहाँ पे आपने दोनों वैल्यूज़ लगा दी, बट लेटेंट हीट हमें फाइंड करनी है तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया, LF, ठीक है। अब आपने क्या किया, आइस के साथ दो फिनोमेना हो रहे हैं। एक तो आइस की स्टेट चेंज हो रही है, दूसरा आइस का टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो इसके साथ में आपके को दोनों रिलेशन यूज़ करना पड़ेंगे। स्टेट चेंज का आपने ये यूज़ कर लिया, आप टेम्परेचर चेंज का यूज़ करेंगे, MC डेल्टा T। तो C जो है वो ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि जिस स्टेट में ये जा चुकी है वो लिक्विड स्टेट है, इसलिए इसका जो है स्पेसिफिक हीट की वैल्यू पुट कर देंगे। टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, तो टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल लिखा जाता है, दैट इज़ दिस वन। फिर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज़ किया, और यहाँ से LF की वैल्यू हमने फाइंड करी, और वो 3.3 अप्रॉक्स जो हम लिखते हैं उसी के पास आएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था। दूसरा न्यूमेरिकल हम इसी के साथ में बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड न्यूमेरिकल हमारा रह जाता है, और हमारा फिर स्टार्ट होगा न्यू चैप्टर, या फिर बेटर है इसको अभी हम फिनिश कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक लास्ट न्यूमेरिकल ही है हमारे पास। तो देखिए, देखते हैं इस न्यूमेरिकल में क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 kg ऑफ आइस। 3 kg आइस था आपके पास, कितने टेम्परेचर पे था, -12। इन्हें कैलोरीमीटर में रखा था, स्टीम में कन्वर्ट करना है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखिए कितने प्रोसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो आइस है वो -12 डिग्री पे है, तो पहले आप -12 से 0 पे आइस को लाएंगे। तो सबसे पहला चेंज होगा टेम्परेचर में, -12 से 0, लेकिन स्टेट में चेंज नहीं होगा। -12 वाली आइस 0 वाली आइस में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ तो फिलहाल जो गिवन है हमने वो नोट कर ली हैं। मास गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दे रखी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, ये सब कुछ न्यूमेरिकल में दे रखी हैं। अब मैं जैसा कि आपको बता रही हूँ कि सबसे पहला जो हमारा चेंज होगा वो किस में होगा, आइस ही आइस स्टेट में है, लेकिन उसका टेम्परेचर -12 से 0 हो गया। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, स्पेसिफिक हीट का। ये हमने यहाँ यूज़ कर दिया, C आइस यूज़ करना है। अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार स्टेट चेंज हो रही है, यानी कि आइस 0 वाले वाटर में कन्वर्ट हो रही है। तो अब की बार हमें फॉर्मूला ml यूज़ करना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज़ करेंगे। तीसरा प्रोसेस है 0 वाला वाटर 100 वाले वाटर में कन्वर्ट हो रहा, तो फिर से कौन सा चेंज है, स्पेसिफिक हीट वाला। तो हमने ये वाला फार्मूला लिखा, यहाँ से वैल्यू फाइंड की। फिर 100 वाला वाटर 100 वाली स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर हमने ये वैल्यू फाइंड की। अब हमारे पास जो 4 प्रोसेस है, चारों में जितनी हीट लगी वो सारी हीट को हमने यहाँ सम अप कर दिया। ये हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ हीट है। तो इसी के जैसा एक और न्यूमेरिकल मैं आपको सेंड करने वाली हूँ, तो दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू।